कि हम जितने दिन में हमारा एक बल्ब जला, एक बल्ब 2 घंटे जलता है कि 3 घंटा बिजली देता है, ये सब मुझे बताना पड़ेगा ना, कितना देता है ऐसे कि जो आप ये देख रहे हैं इस चढ़ाई से 3 वोल्ट देता है, ठीक है। 3 वोल्ट में कितना देगा, कितने घंटे एक बल्ब एक पंखा से लगाना पड़ता है, एक दिन में एक बल्ब एक पंखा कितना देर तक चलेगा। पपीता का वैसा पेड़ है उसको जगह गिर चुका है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो पपीता ही पे रखो ना अपना, पपीता पे ज़्यादा इधर मत जाओ, और पपीता पे रखो और वो सब साइड में रखना है, उसके नहीं है उसमें नहीं है, तो एक पे करो, पपीता पे करो। पपीता फल बहुत फल का बहुत लाभदायक है और बहुत इजीली ग्रो करता है, इजीली इसका अवेलेबल होता है। और गाँव के छोटे अपने घर के छोटे से क्षेत्र में भी इसको लगाया जा सकता है। इसका एक उद्देश्य कि अगर हम मेरी बात सुन नहीं रहे हो तो सुनने वाली कैपेसिटी तुम्हारी अधिक कम है लग रहा है, खाली बोलने वाली कैपेसिटी है, सुनो भी तो। अगर इसका पपीता बोलने का कुछ पॉइंट देना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि पपीता जल्दी ग्रो करता है, जल्दी फल देता है, जल्दी बढ़ जाता है, पपीते का भी वेस्ट भी तुमको जल्दी उपलब्ध होता है। एक पॉइंट तुम्हारी तरफ से पॉइंट बता रहे हैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, एक वैज्ञानिक को ज़्यादा बोल सकता है। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अभी आकर मेरे पास आप इसकी जानकारी दे दें, इसकी सूचना दे दें, अन्यथा प्रोग्राम की समाप्ति के बाद आज आप वापस जा सकते हैं। थैंक यू। इसके लिए तहे दिल से छात्रों को भी धन्यवाद। मैं ग्लोबल इको फाउंडेशन एक संस्था है जो हम चला रहे हैं। अभी हम भी एक साइंस का स्टूडेंट हैं जो पर्यावरण और विज्ञान जो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस इन कॉलेज में हम 4 सब्जेक्टों में स्टडी कर रहे हैं। तो आज के डेट में जो आपने प्रोजेक्ट जितने भी लगे, जितना भी लोग वाटर कंजर्वेशन हो या सेव इलेक्ट्रिसिटी हो या सेव वाटर से रिलेटेड आपने वाइंड का 90% आपका इन्वायरमेंटल साइंस से ही था, उसको देखकर मैं कल से घर जब गया तो यहाँ से 3 बजे तो इतने खुशी था मुझे कि उसका कोई हिसाब नहीं कि हमने जो सब्जेक्ट को स्टडी किया है। आज बिहार के तमाम छात्रों ने उस तरह के एक्टिविटी अपने थीम बना कर लाए हैं। उसके लिए जो हमने एक रिसर्च किया कि नहीं, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं देन बेटर कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, तमाम बिहार के प्रिंसिपल आए हुए हैं, टीचर आए हुए हैं, कि आने वाले टाइम में हमारे गहरे संकट की ओर, पानी की ओर भविष्य जा रहा है। ये 2017 वर्ल्ड वाटर डे इवेंट का रिपोर्ट है कि 2025 के बाद आने वाले समय में सेफ ड्रिंकिंग, जिसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, सेफ वाटर बोलते हैं, सेफ वाटर बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर लाइफ में यूज करते हैं, उसको आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। और बिहार की पानी को जो ग्राउंड वाटर का जो लेयर है वो भी डिप्लीशन के डाउन हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो पानी के पोल्यूटेड, अफेक्टेड पूरे बिहार में होते जा रहा है,
उसके प्रति हम लोगों को सेंसिटिव होने की जरूरत है, जागरूक बनने की जरूरत है। आज सॉइल पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, हम गंगा की ओर डस्ट फेंकते रहे हैं और उससे पानी का जो लेयर के पानी में जो कंजर्व करता है मिट्टी के थ्रू, जो रिसोर्स होके एक जो पानी फिर ग्राउंड वाटर में जाते हैं वो जाकर पॉल्यूटेड बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्सेनिक अफेक्टेड है, कहीं ना कहीं आयरन अफेक्टेड है, कहीं ना कहीं क्लोराइड अफेक्टेड है। तो ये तमाम बातों से पीने के बाद हमारे शरीर पर ह्यूमन इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे तमाम तरह के बीमारियों आ रहे हैं। और शहर के ग्रीन सिटी बनाने के लिए सरकार भी संकल्पित है। हमारी तो थीम है कि हम ग्रीन सिटी क्या ग्रीन विलेज बनाने के लिए हम प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। कल जिस तरह से आप लोगों का प्रोजेक्ट देखा है, सारे इंक्लूड कम्युनिकेशन करके मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा ग्रीन विलेज। और ये तमाम ग्राम पंचायतों की जो सरकार होती है, जिसको मुखिया करते हैं, उनको एक जिले बाय जिले मीटिंग करके मैं इस फोकल थीम पे काम करने के लिए सेंसिटिव हूँ। और आप लोगों से आगाह करूंगा कि पानी हमारे डेली लाइफ में जो ड्रिंकिंग वाटर है बहुत शॉर्ट होने वाला है। आपने 7th क्लास से ज्योग्राफी के बुक में पढ़ा होगा कि ड्रिंकिंग वाटर 1% बचा हुआ है, 2% आइस है, यही हमारा पोर्टेबल वाटर 3% बचा है। 97% जो पानी है वो हमारे कहीं ना कहीं सरफेस वाटर में है, ग्राउंड वाटर में जो है, तो सरफेस वाटर पीने योग्य नहीं है। आज देश दुनिया रिसर्च कर रहा है कि गंगा के पानी, रिवर के पानी को ट्रीटमेंट करके पीने योग्य बनाया जा रहा है। परसों मैंने इको पार्क में कार्यक्रम में डॉल्फिन दिवस में माननीय बिहार के डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि गंगा के पानी को हम लोग ट्रीट करके पिलाने का काम करेंगे। भागलपुर में वैसे प्रोजेक्ट, पटना में वैसे प्रोजेक्ट, तमाम गंगा के किनारे पे जितने भी शहर बसे हुए हैं वैसे प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है। हम एक अनुभव की बात बता रहे हैं अपनी। एक आरा साइड में एक गांव है जहां गंगा वाटर से 40 गांव को गंगा का पानी पिलाया जाता है, ट्रीटमेंट करके शुद्ध पोर्टेबल वाटर है। मैंने पीएचडी मंत्री आने वाले आज जो हमारे तमाम मुख्य अतिथि हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय कृष्णनंदन वर्मा जी पहले पीएचडी मंत्री थे, उनके ही साथ हम गए हुए थे उस प्रोजेक्ट को विजिट करने, और आज भी आएंगे, बहुत मेरे करीब भी हैं। तो मैं उस क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में जहाँ क्राइसिस दिखता है उसमें मैं कुछ ना कुछ लिखने का भी काम कर रहा हूँ, लोगों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। यही मेरा एक ग्लोबल इको फाउंडेशन का मुहिम है, जो ग्लोबल इको फाउंडेशन पूरे रूप से पानी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। और अब हमारे बालिका मध्य विद्यालय माध्यमिक जो भी बालिका मध्य विद्यालय बालिका के प्रिंसिपल ने हमको सहयोग देने के लिए अपील किया है। यहीं से, इन्हीं के स्कूल से अपनी साइंस फैकल्टी के पानी बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। पानी क्यों बचाना जरूरी है? पानी नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा, कपड़े नहीं धो पाएंगे, नहा नहीं पाएंगे। पानी एवरीवेयर, एवरी प्लेस, इट ड्रॉप वाटर, सेव वाटर, स्टॉप वाटर करना होगा। आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि घरों में ब्रश करते हैं नल छोड़ देते हैं खुले हुए, बाथरूम जाते हैं टैप वाटर खुला रहता है, हम बैठे हुए रहते हैं, ऐसे पानी को वेस्ट होने से डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। दैनिक लाइफ में अपना पानी को जहाँ भी खुला हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, उसको देखिए। सोसाइटी में कहीं भी गवर्नमेंट का भी प्लेस पे, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एवरी प्लेस पे आपने जो पानी को बहते हुए फ्लो को ऐसे ही नाले में बह रहे हैं, नाले भी पानी को सीवरेज में गंदा बन के जा रहा है, उसको रोकने के लिए तमाम तरह से उपाय होना चाहिए। और जो समय हमें मात्र 10 मिनट को मिला था, इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि पानी बचाइए और इस ग्लोबल इको फाउंडेशन के मुहिम से भी जुड़िए। आप लोग आज डिजिटल इंडिया के जीने वाले लोग हैं। ग्लोबल इको फाउंडेशन के सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज है, उसको आप सर्च करके लाइक कीजिए। आप इन्वायरमेंट के प्रति एवरीथिंग नॉलेज, आपको ओकेजनल प्रोग्राम, वाटर डे, इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, एवरी प्लेस के टाइप का मैसेज कुछ मिलेगा, उससे भी ऑब्जर्व करके आपको जागरूक बनाने के लिए संकल्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ एक स्वस्थ समाज कैसे बना सकते हैं और भविष्य के लिए हम कितने चीज़ बचा कर रख रहे हैं, इसकी जानकारी और इसका बचाव, इसका संरक्षण बच्चों में अधिक से अधिक होना चाहिए। इसलिए तो विद्यालयी पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम पूरे सत्र चलते हैं, जिसमें अलग अलग जानकारियाँ होती हैं,
अलग अलग हमारे परिवेश में अलग अलग विषय को लेकर हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं, या तो वो भाषण के रूप में हो, वाद विवाद के रूप में हो, या कला के क्षेत्र में हो, या नृत्य संगीत के माध्यम से हो। कल भर दिन हम लोगों ने देखा कि प्रदर्शन के माध्यम से अलग अलग साइंस की बहुत सारी बातें हमने की। किस तरह ये बनते हैं, कैसे टेक्निक्स होते हैं, उनकी बारीकियाँ क्या होती हैं, ये करते करते बच्चे, आज के बच्चे हैं, वो अपने नए कुछ अन्वेषण करेंगे, कुछ नई खोज करेंगे। और यही उद्देश्य है इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता की। आज जो यहाँ से चयनित बच्चे होंगे वे राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करेंगे, और वहाँ जिनका प्रदर्शन बहुत उम्दा होगा, कल ही हम लोगों ने कहा विदेश जाने का मौका मिलता है, बहुत सुनहरा मौका, और वैसे विदेश जाने का मौका मिलता है जहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है। आपको उनकी जानकारियाँ मिलेंगी और वहाँ से जानकारी हासिल करके अपने अवार्ड में प्रतिभागियों के लिए। परंतु हमारा सीमित मकसद नहीं होता है, सीमित उद्देश्य नहीं होते हैं, साथ साथ कला शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। कला को माध्यम बनाकर, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम, हर एक कैरिकेचर के पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ था। हम हंसकर, बोलकर, आपसी बातचीत कर कर एक उद्देश्य प्रेजेंट कर रहे थे। तो यही मकसद है कि हम नाटक कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, लेकिन हमारा विषय क्या है, हमने उस विषय को पढ़ा, समझा, उसकी बारीकी को समझा, तो हम उसको एक नाटक के फॉर्म में किए, तो बच्चों को एक मनोरंजन के साथ साथ एक सीख मिली, एक विषय समझे। इस बार हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो थीम है, जो विषय है 2017 के कला उत्सव कार्यक्रम के, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत में राज्य की जोड़ियां बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य भी साफ है कि हम अपने राज्य में तो हैं, हम बिहार राज्य के तो हैं, लेकिन हम अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य के परिवेश को भी समझें, उनकी परंपरा को समझें, उनकी वेशभूषा को समझें, उनकी बोलियों को समझें, उनके स्टेप्स को समझें। और ये पहल इस बार नृत्य विधा में की गई है, और नृत्य में बिहार की जोड़ी त्रिपुरा के साथ था। बहुत बड़ी बात है, हम बिहार के हैं और सारे बच्चों ने त्रिपुरा के डांस स्टाइल फॉर्म को प्रदर्शित किया। एक ज़ोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। आप यहाँ की तो परंपरा को समझते हैं, रोज करते हैं, लेकिन आपने वहाँ की परंपरा को समझा, उस स्टेट के बारे में समझा, और उस फॉर्म को आपने आत्मसात कर यहाँ परफॉर्म किया। बहुत अच्छे। और एक ज़ोरदार तालियां उन शिक्षकों के लिए भी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आपको इस मंच तक लाया है। इसलिए शिक्षकों से भी अपील है, आग्रह है कि यदि हम किसी भी प्रतियोगिता में जाते हैं तो उन प्रतियोगिता के उद्देश्य को, विषय को, दिशा निर्देश को अवश्य पढ़ लें और उसके अनुरूप हम बच्चों को ढालें। बच्चों को तो हम जो बताएंगे बच्चे तो वही करेंगे। तो इस तरह जानकारी नृत्य विधा के लोगों को मिली कि बिहार की लोक परंपरा क्या है, लोक नृत्य क्या है, वो तो जानते हैं, हर प्रतियोगिता में हम उसको फेस करते हैं, लेकिन कला उत्सव की विशेषता है कि इस प्रतियोगिता में हमने त्रिपुरा के नृत्य को किया और हमें लगता है कि अगले वर्ष से इस तरह की जोड़ी स्टेट अवश्य ही दूसरे विधाओं में भी होगी। मैं श्योर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगले बार भी जब आप आएंगे तो दिशा निर्देश अवश्य अच्छी तरह पढ़ लेंगे। बाकी 3 अलग अलग विधाएं थी, दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स, नाट्य कला और संगीत, जिसमें हमारी परंपरा, हमारे पारंपरिक लोक शैली को लेते हुए हमारा विषय था, हमारा थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, सब कोई मिलकर हम अगर एकता का परिचय देते हैं तो हम श्रेष्ठ होते हैं, हमें कोई तोड़ नहीं पाता है। तो इन सभी विषयों, इन सभी थीम, इन सभी उद्देश्य के साथ 2 दिन से बच्चे लगातार, परसों से आप यहाँ आए हैं, कल हर दिन आपके कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रम का परिणाम थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे, कुछ नंबर से, कौन आगे कौन पीछे। और वो हमारी एक परंपरा है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय हम घोषित करते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं भी मिलेगा उन बच्चों के लिए भी
हमारा यही संदेश है, यही शुभकामना है। और भी मेहनत करें और अगले बार आप उस जगह पर होंगे जिस जगह पर इस बार प्रमंडल के प्रथम द्वितीय तृतीय होंगे। तो इसी हौसला के साथ आप यहाँ से जाएंगे भी। तो कुछ ही क्षणों में हमारा कार्यक्रम पुरस्कार वितरण समारोह अब शुरू होने वाला है। कई बड़ी कंपनियां आज चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और हम लोग गर्मी की छुट्टी में या किसी त्यौहार में हम घर से बाहर चले जाते हैं तब हमारे घर में आग लगने या फिर गैस लीक होने की या चोरी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब आप घर पे नहीं या कोई दुकानदार जब रात में दुकान बंद करके चला जाता है और सुबह जब वो आता है तो देखता है चोरी हो चुकी है। जो पूंजी वाला महीनों सालों में जमा करता है वह एक दिन में चोर चुरा के ले जाता है। तो ऐसे समय के लिए और ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए मैंने एक डिवाइस तैयार किया है जिसमें कि जैसे ही कोई चोर हमारे घर में प्रवेश करता है तो एक मोशन सेंसर लगा हुआ होगा और वो उसके मोशन को डिटेक्ट करेगा। और जैसे ही कोई चोर हमारे घर के अंदर प्रवेश किया एंड देन हम कहीं भी हो, उस शहर में हो या उस शहर से कहीं बाहर स्थित हो, तो वो उसके मोशन को डिटेक्ट करके और हमारे मोबाइल फ़ोन पर होम इन डेंजर के नाम से एक कॉल आता है। आप अगर इस तरह से ठीक है आपके पास कॉल चलाया तो आपको पता चल गया कि हमारे घर में कोई खतरा है, लेकिन ये पता नहीं कि घर में क्या खतरा है। तो आपको इस फ़ोन को रिसीव करना है और अंदर की ध्वनि को सुनना है ताकि अंदर हलचल क्या हो रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अवांछनीय तत्व तो हमारे घर में प्रवेश कर गया है तब आपको इस फ़ोन को कट करना है और एंड देन कट करने के बाद जस्ट 5 सेकंड के बाद तब तक चोर जो हलचल कर रहा है उसे करने देना है। उसके बाद जस्ट 5 सेकंड के बाद हमारा सिस्टम तब तक प्रोसेसिंग कर रहा होता है, आपको उसी नंबर पर रिटर्न कॉल करना होता है। और जैसे ही आप रिटर्न कॉल करेंगे जैसे ही रिंग होगा इसी बता देगा 5 सेकंड का टाइम देता है। और इस नंबर पर जैसे ही आप कॉल करेंगे तो हमारा सेफ्टी गेट है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा एंड देन हमारे अलार्म से पूरे सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि हमारे घर में कोई चोर प्रवेश कर गया है। अगर नजदीकी पुलिस स्टेशन को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे घर में चोर प्रवेश कर गया और फिर क्या होगा हम उस चोर को पकड़ पाएंगे या फिर यदि वो घर से बाहर जाता है तो भी हमारा घर हमारी संपत्ति सुरक्षित है। ये हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान आएगा। और उसके बाद इसे कोई गेट खोल भी नहीं सकता। इसे खोलने के लिए आपको आपके नाम से विशेष प्रकार का नंबर होगा और अप्लाई करना होगा तभी सिस्टम ऑफ होगा। सिस्टम ऑफ। और आप यहाँ हो या इंडिया से बाहर कहीं भी हो आप अपने घर को अपने नज़दीक पाएंगे, एकदम सुरक्षित पाएंगे। इसका कॉस्ट बहुत ही कम है, लगभग ये 1000 रुपीज़ में बन जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो गरीब तबके का भी व्यक्ति है वो भी इसे अफोर्ड कर सकता है। और इसे और कम कॉस्ट में बनाने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। मोशन सेंसर के बजाय मैंने एक टच सेंसर डेवलप किया है। आप जब टच करेंगे ये मात्र 7 रुपये मैंने एक टच सेंसर डेवलप किया है। देख सकते हैं अभी आपके टच को डिटेक्ट करने का काम करता है। ये बहुत ही सस्ता लगभग 7 रुपये का टच सेंसर मैंने डेवलप किया। मतलब ये आपका मान लीजिए ये अलमीरा है या तिजोरी है जहाँ पे आप सारा पैसा रखे हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हाथ से डिटेक्ट करता है, किसी कपड़ा भी टच होगा तो भी वो डिटेक्ट करेगा काम। और ये सेंसिंग जो इसका जो सिग्नल होगा वो सिग्नल क्या करेगा, वो हमारे GSM बोर्ड को भेजेगा और GSM बोर्ड टावर से होते हुए सैटेलाइट से होते हुए हमारे फ़ोन को इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये सारा प्रोसेस है। सेम प्रोसेस अगर हम स्मोक सेंसर लगा देते हैं तो अगर धुआं उठता है तो उसको डिटेक्ट करके भी हमारे घर को इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम अपने घर में ना रहते हुए भी अपने घर को अंदर सुरक्षित पाएंगे। धन्यवाद।
गाँव में पपीते की खेती होगी, तो एक गाँव में जब पपीते की खेती होगी तो ये जो वेस्टेज पदार्थ है वो हमें गाँव से प्राप्त होगा। गाँव में से हमें प्राप्त होगा, गाँव के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रक्रिया है इसका एक बड़ा फैक्ट्री स्थापित करेगा, बड़े लेवल पर इसको वहाँ पर डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उस गांव को, तो फैक्ट्री डालेंगे, उसमें वर्कर्स की जरूरत होगी जो हम उस गांव से लेंगे, तो उस गांव से वर्कर्स लेंगे तो गांव की बेरोजगारी दूर होगी, और जो इससे करंट मिलेगा उस गांव को देंगे तो गांव का विकास होगा। इससे अभी 3.5 वोल्ट से 4 वोल्ट करंट आप देख सकते हैं। 3 वोल्ट से दे रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे और सड़ेगा, ये इसका कोई कॉस्ट नहीं है, और मेरा नाम निशांत कुमार है और मैंने सेफ्टी हाउस बनाया। आज समाज में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, या कई मतलब आप छुट्टियों में या त्यौहार से घर से बाहर रहते हैं, वैसे समय में हमारे घर में चोरी हो जाती है। कई बार छोटे दुकानदार रात में दुकान बंद करके आते हैं, ज्वेलरी सब बंद करके आते हैं, और जब सुबह जाते हैं तो हमारे साइड की जो CCTV कैमरा लगा होने के बावजूद केवल हम नकाब को देख पाते हैं और पहचान पाना मुश्किल होता है। ये सारी न्यूज़ हमारे अपने लोकल लेवल बिहार से चोरों ने 4 दुकान का ताला तोड़ा। ये रोज समस्या बन चुकी है। आपका क्या इसका विकल्प यही है कि एक मैंने सिस्टम डिवाइस बनाया है, सेफ्टी डिवाइस बनाया है। उस डिवाइस का ये काम है कि मान लिया जाए अगर चोर आपके घर में प्रवेश करता है, तो जैसे ही वो अगर प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के लगभग 4 से 5 सेकंड के अंदर आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा कहीं भी है, इस शहर में शहर से बहुत बाहर स्थित है, जो जैसे ही अंदर उसको पता तक नहीं चलेगा, मुझे डिटेक्ट किया। कॉल के आने के बाद आपको क्या करना है, इसको रिसीव करना है। रिसीव करके अंदर की हलचल को सुनना है, आखिर अंदर क्या हो क्या रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई अवांछनीय पदार्थ है, कोई चोर घुस गया है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, इसको कट करना है, और कट करने के लगभग 5 सेकंड के बाद जब तक जो चोर हरकत कर रहा है उसे करने देना है, ताकि वो भी निश्चिंत हो जाए कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई पकड़ नहीं रहा है। और तब 10 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, फिर इसी नंबर पर रिटर्न कॉल करना है। जान चुके कि चोरी हो रही है और रिटर्न कॉल करेंगे तो ये शायद बिजी बता रहा है, वो सिस्टम प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। जैसे ही रिंग होगा हमारा सेफ्टी लॉक हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा, और जो अलार्म बज रहा है पूरे सोसाइटी को इन्फॉर्म कर देगा कि हमारे घर में चोर घुस चुका है या हमारी दुकान में चोरी हुई। हाँ, फिर खुलेगा कैसे? आप मान लीजिए को पता चल गया चोर हमारा अंदर पैक है, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए उसे पकड़ने के लिए, फिर आपके पास एक यूनिक नंबर होगा ऑफ का, वही उसे ओपन कर सकता है। जैसे ही आप ऑफ पे डायलिंग करेंगे, ठीक है, तो ये फिर हमारा सिस्टम है ये ऑफ हो जाएगा और हमारा जो गेट है ये ओपन हो जाएगा। तब तक लोग आएंगे। मोबाइल पे से इसमें बिना सीजन को फसल उत्पादन किया जा सकता है, सब्जी उत्पादन किया जा सकता है। किसी भी जैविक क्रिया के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसे में कई प्राकृतिक विपदाएं और प्रतिकूल प्रभाव, साथ ही किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में भूमि पलायन रोकना भी अति आवश्यक है। तो इसमें बायोमास उत्पादन किया जा सकता है तथा अधिक मूल्य वाले फूलों, अगर इसे खोला जा सकता है तो इसमें आर्द्रता, तापमान, वायु धूप की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा इसमें टेम्परेचर ला सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और इसे निर्यात कर किसानों को आर्थिक आय प्राप्त हो सकती है। अगर हम बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। हाँ, बड़े पैमाने बॉन्साई का भी यूज कर सकते हैं इसमें। अगर सब्सिडी
भी हिस्सा लेता है क्योंकि की जा सकती है। ग्रीन हाउस में सामान्यतः प्लास्टिक का यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत सस्ता है और ये किसान अफोर्ड कर पाता है। अगर सरकारी स्तर पर इस किसानों को दिया जाए तो ये बहुत ही आर्थिक लाभ कमा सकते हैं और पलायन को भी रोक सकते हैं। थैंक यू सर। एक मोटा नाव है, बहुत मोटा नाव, जिसका काफी तत्व हाथ से इससे इस लाभ से यह होता है कि मुड़ी पीछे करो। दैनिक जीवन में जितने भी शिक्षा ग्रहण किए हैं इनके माध्यम से एक प्रस्तुत किए हैं डांस प्रोग्राम के रूप में गाने गाते हुए अपने रूप में प्रस्तुत किया मिट्टी का पेडेस्टल को सेट करके अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी का आगमन मंच पर हो गया है। जोरदार तालियों के साथ बच्चों हम सभी इनका स्वागत करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी हमारे आज के मुख्य अतिथि राज्य स्तरीय कला उत्सव इंस्पायर प्रतियोगिता हमारी परंपरा हम अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करते हैं। पीएल एंग्लो संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को हम आमंत्रित शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी हम पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हैं सचिव शिक्षा विभाग श्री आर.एल. शिवमूर्ति जी। सचिव शिक्षा विभाग आर.एल. शिवमूर्ति जी। हम पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हैं राज्य परियोजना निदेशक बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद श्री मनोज कुमार जी। राज्य परियोजना निदेशक बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद श्री मनोज कुमार जी। हम स्वागत करते हैं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार माध्यमिक पुष्पगुच्छ से श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित दीप प्रज्वलन से हमारे